का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 की खास पेशकश मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। हर रोज़ की तरह हम हाजिर हैं आपकी जेब से जुड़ी, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां और उन खबरों का विश्लेषण, उन खबरों पर आप पर क्या असर पड़ेगा, उन तमाम जानकारियों के साथ। और हर रोज़ की तरह हमारे साथ मनी 9 के संपादक अंशुमान तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं उन तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए आगाज़ करते हैं आज के कार्यक्रम का। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन सी वो खबरें रहेंगी कि जिन पर आज हम मुख्य तौर से बातचीत करने वाले हैं और ऑन द शो पे नजर डालते हैं। सबसे पहले तो क्या रबी पर भी भारी पड़ेगा मौसम? जी हाँ, क्या इस बार रबी की फसल पर मौसम के क्या कुछ आंकड़े निकल करके आ रहे हैं, क्या इस पर असर रहेगा, विस्तार से करेंगे चर्चा। चीनी की महंगाई क्या अभी बनी रहेगी, क्यों कह रहे हैं हम ऐसा, डिटेल में करेंगे चर्चा। क्यों नहीं बिकते डीडीए के मकान, डीडीए के मकान को लेकर के इतनी उदासीनता क्यों है, इस पर भी करेंगे विस्तार से बातचीत। आधार की चोरी पर क्यों मची है अफरा तफरी? जी हाँ, बड़ी खबर जिस पर हमने कल भी की थी बातचीत और आज भी उस पर हम तमाम अपडेट्स आपके लिए लेकर के आए हैं। फैलने लगी जंग की आग, इजराइल हमास युद्ध का क्या असर देखने को मिल रहा है और कैसे वो हमारे आपके जीवन को भी प्रभावित कर सकता है, डिटेल में होगी चर्चा। और चीन का श्रीलंका में बड़ा खेल, क्या है ये पूरा मामला, करते हैं चर्चा। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम की खबर के साथ। मौसम विभाग ने नवंबर में को लेकर के मौसम के अनुमान में कहा है कि नवंबर के दौरान देश भर में सामान्य बरसात रह सकती है। दक्षिण और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से थोड़ी ज़्यादा बरसात का अनुमान भी है। हालांकि सामान्य या सामान्य से ज़्यादा बरसात के बावजूद मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि नवंबर के दौरान देश भर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है। इस बीच अक्टूबर के दौरान देश में औसत के मुकाबले बरसात में भारी कमी देखी गई है। अक्टूबर के दौरान देश में औसतन 50.8 मिलीलीटर बरसात हुई है, जो कि औसत के मुकाबले 33% कम है। दक्षिणी प्रायद्वीप में बरसात की सबसे ज़्यादा कमी दर्ज की गई है, जहां पर सामान्य के मुकाबले करीब 60% कम बारिश हुई है। मौसम का ये बदलाव रबी की फसलों पर असर डालता हुआ दिखाई दे सकता है। सर, अक्टूबर में बरसात कम होने के साथ साथ अल नीनो के खतरे को लेकर के क्या कुछ अपडेट सामने आए? बिल्कुल, पोस्ट मानसून या मानसून के बाद की जो रेंज है वो भारत के प्रायद्वीपीय इलाके में, जो दक्षिण का इलाका, उसके लिए खासी महत्वपूर्ण मानी जाती है। जब मानसून विदा हो जाता है उसके बाद अक्टूबर और नवंबर के महीनों में जो बारिश होती है उससे इस हिस्से में नमी बनती है और जिससे रबी की बुआई में, रबी की खेती में मदद मिलती है। पर अक्टूबर ऐसा महीना था जिसमें 1901 के बाद सबसे कम बारिश हुई अक्टूबर के महीने में। अगर आप ताज़ा पोस्ट मानसून रेनफॉल का मैप स्क्रीन पर देखें और जो पीला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है वो ये बता रहा है, तो पूरे दक्षिणी प्रायद्वीप में के हिस्से में 1901 के बाद सबसे कम बारिश हुई है। और इससे ये समझ में आ रहा है कि एल नीनो का असर दिख रहा है। मौसम विभाग ने भी थोड़ा बहुत नानुकुर करते हुए इधर उधर करके ये बात मान ली है कि एल नीनो का असर अब दिखना शुरू हो गया है भारतीय मौसम पर। हमें याद रखना होगा कि हमने खरीफ के आंकड़ों के बारे में विस्तार से आपको बताया था। औसतन खरीफ की उपज में 5 से 6% की कमी आ रही है, पर बाकी सारी फसलों में दलहन में, तिलहन में, गन्ने में, सब में 2.5 के अंकों में, डबल डिजिट में गिरावट आ रही है उपज के अनुमान में, जो ताज़ा अनुमान आया है। इसकी रोशनी में रबी की फसल के लिए और ज़्यादा चुनौती होगी कि रबी की फसल के लिए 2 महत्वपूर्ण पूर्वानुमान IMD से आए हैं जो बताते हैं कि एक तो तापमान सामान्य से ज़्यादा रहेगा। ये वो मौसम है जब सर्दी आती है, विंटर सेट इन होती है और इसका असर रबी की फसल पर पड़ता है, क्योंकि रबी को तापमान में कमी चाहिए, लेकिन वैसा नहीं होने वाला है। इस बार तापमान ज़्यादा रहने वाला है, ऐसा मौसम विभाग का आकलन बताता है। और दूसरा, रबी की फसल की तरफ बढ़ते हुए जितनी नमी की मात्रा है, जितनी बारिश की मात्रा है, वो भी गिर रही है। और ये बात हम अपने पिछले कार्यक्रम में भी बता चुके हैं कि ये पूरा फसल का चक्र, रबी, पिछली रबी, इस बार का खरीफ और अगली रबी, ये तीनों मौसम के बदलाव में, क्लाइमेट चेंज जिस शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी चपेट में है। इधर देश में चीनी उद्योग के संगठन इस्मा ने अक्टूबर से शुरू हुए चीनी वर्ष 2023-24 के लिए चीनी उत्पादन का अनुमान जारी किया है। इस्मा के मुताबिक इस साल देश में कुल चीनी उत्पादन 337 लाख टन रह सकता है, जो कि पिछले साल के मुकाबले करीब 9% कम होगा। पिछले साल कुल चीनी उत्पादन 369 लाख टन था, उसमें से करीब 41 लाख टन चीनी का डायवर्जन इथेनॉल उत्पादन में हुआ था और वास्तविक उत्पादन 328 लाख टन था। इस साल इस्मा की तरफ से ये नहीं बताया गया कि इथेनॉल उत्पादन के लिए अभी कितनी चीनी का डायवर्जन किया जाएगा। सर, ये जो तमाम चीनी उत्पादन के आंकड़े हैं,
कुछ गफलत सी पैदा नहीं कर? इन आंकड़ों में कुछ गफलत दिख रही है और बाजार भी थोड़ा इस मामले को इन आंकड़ों को करीब से समझने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसमें एक फैक्टर महत्वपूर्ण है इथेनॉल उत्पादन के लिए। इसमें का ये कहना है कि जब फीड स्टॉक का वाइज डेटा इथेनॉल प्रोक्योरमेंट का 2023-24 का मिलेगा, तब पता चलेगा कि कितने उत्पादन का शुगर केन से के उत्पादन का कितना हिस्सा, यानी उससे निकले हुए जूस का कितना हिस्सा इथेनॉल उत्पादन के लिए जाता है। लेकिन अगर आप ये मान के चले कि 41 से 45 लाख टन के आसपास का उत्पादन एथेनॉल में चला जाता है, तो फिर भारत में चीनी के उत्पादन में और कमी दिखाई दे सकती है और बाजार इस बात को सेंस कर रहा है, महसूस कर रहा है। या तो सरकार को इथेनॉल की मांग को, इथेनॉल की डिमांड को सीमित करना होगा, यानी रिफाइनरी ऑयल कंपनीज को इथेनॉल की खरीद इस बार रोकनी पड़ेगी, जैसा कि सरकार ने बीच के दिनों में संकेत भी दिया था कि इथेनॉल का डायवर्जन रोका जाएगा। और नहीं तो चीनी का वास्तविक उत्पादन या चीनी की वास्तविक उपलब्धता इस क्रशिंग सीजन में पिछले साल की तुलना में काफ़ी कम हो सकती है, 300 लाख टन के आसपास, और उससे नीचे भी रह सकती है, और फिर उसका असर हमें कीमतों पर दिखाई देगा। बहरहाल चीनी की कीमतों को में तेजी की पूरा सामान तैयार है, बाजार तैयार है। उत्पादन के आंकड़े बता रहे हैं कि चीनी की महंगाई है, और इससे पहले भी बाजार की जो अंतर्धारणा है, भारत बाजार की का जो अंडर करंट है, वो महंगाई के पक्ष में ही है, चीनी की कीमतें बढ़ने के पक्ष में है। तो सर एक्सपोर्ट हो पाएगा ऐसे में चीनी का? किसी भी स्थिति में संभावना नहीं लगती विपुल जी की सरकार ऐसी स्थिति में चीनी का निर्यात खोलेगी। चीनी की निर्यात को लेकर पिछले 5-6 महीने में काफ़ी कोशिशें चलती रही, लेकिन अब जो आंकड़े इस्मा की तरफ से आए हैं 9% की गिरावट के, ऐसी स्थिति में तो भारत में एथेनॉल का उत्पादन रोके बिना, एथेनॉल के उत्पादन में के डायवर्जन को रोके बिना तो चीनी की आपूर्ति और चीनी की कीमतों को थाम पाना मुश्किल होगा। तो निर्यात की संभावना तो अब फिलहाल लगभग इस क्रशिंग सीजन में तो बंद ही हो गई है। ऐसा नहीं लगता कि सरकार निर्यात खोलेगी। चलिए, तो सरकार निर्यात नहीं खोलेगी, लेकिन आपको जो है इस दिवाली पर जो है और आने वाले दिनों में भी कुछ समय तक चीनी थोड़ी महंगी खाने को मिलेगी, तो मिठास जो है वो थोड़ी कड़वाहट ला सकता है आपकी जेब पर। भारतीय रिजर्व बैंक का विदेशों में होने वाली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का सीधा रेगुलेशन करेगा। मंगलवार को इस संदर्भ में रिजर्व बैंक की तरफ से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। दिशा निर्देशों के मुताबिक जितने भी पेमेंट एग्रीगेटर विदेशों में ऑनलाइन लेन देन की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, वे सभी रिजर्व बैंक के दायरे में आएंगे। सर, इसकी जरूरत क्यों पड़ी रिजर्व बैंक को ऐसा? ये रिजर्व बैंक का बड़ा फैसला है, और ये फैसला उन सब पर प्रभावी होगा जो अंतर्राष्ट्रीय लेन देन करते हैं, और उसमें बहुत छोटे लोग भी हैं, रेमिटेंसेस जो भेजते हैं, जो भारत के तमाम लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में काम करते हैं, और आमतौर पर वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। उन पर अब रिजर्व बैंक का रेगुलेशन लागू हो गया है। ये एक ऐसा हिस्सा था विपुल जो थोड़ा अंधेरा सा कोना था, ये पता नहीं था कि इनको प्रॉपर रेगुलेट कैसे किया जाता है। इनमें कौन लोग आते हैं? इनमें पेमेंट एग्रीगेटर आते हैं, जो ऐसी कंपनियां, ऐसे एग्रीगेटर हैं जो भारत और दुनिया के अन्य देशों के बीच में फंड ट्रांसफ़र कराते हैं। इसके अलावा ऑथराइज डीलर्स हैं, ऑथराइज डीलर्स का नेटवर्क है, जिनको एडीज़ कहा जाता है, जो विदेशी मुद्रा के सौदे करते हैं, लेन देन करते हैं, और उनको आप यहाँ विदेशी मुद्रा देते हैं और वो बाहर पेमेंट करते हैं। ये ऑथराइज डीलर्स हैं। और इसके अलावा भी और ऑनलाइन ऐप्स हैं जो इस तरीके की सेवाएँ उपलब्ध कराते हैं। कुछ बैंक्स भी इस तरीके की सेवाएँ उपलब्ध कराते हैं। आरबीआई ने पिछले दिनों में भारत में आने वाले विदेशी मुद्रा के प्रवाह पर और उसकी पारदर्शिता पर बेहद सख्ती की है, और सख्ती का ही ये नतीजा है कि अब सारे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, यानी भारत की सीमा में आने वाले सारे पेमेंट्स अब लगभग रिजर्व बैंक के गहरे और सख्त रेगुलेशन के दायरे में आ गए हैं। और इधर केंद्र सरकार ने देश की दिग्गज एफएमसीजी कंपनी आईटीसी में अपनी हिस्सेदारी नहीं बेचने का फैसला लिया है। कंपनी में सरकार की 7.87% हिस्सेदारी है, और मौजूदा समय में सरकारी हिस्सेदारी की कीमत लगभग 42,000 करोड़ रुपए है। बीते एक साल के दौरान आईटीसी के शेयर में करीब 25% का उछाल आया है, जिस वजह से सरकारी हिस्सेदारी की कीमत भी बढ़ती हुई दिखाई दी है। सर, आखिर में सरकार बेचना क्यों नहीं चाहती? क्योंकि कई कंपनियों में हिस्सा बेचना चाहती है, वो बिक नहीं रही है। तो यहाँ से ये थोड़ा चौंकाने वाली बात है, क्योंकि सरकार का विनिवेश का टारगेट पूरा नहीं हो रहा। हमने आपको बताया था 51,000 करोड़ रुपए का टारगेट रखा था। इसके बाद अब सरकार को अपनी कंपनियों को रिजर्व बैंक से और ज़्यादा डिविडेंड लेने की कोशिश करनी पड़ेगी। विनिवेश का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, बाजार अपनी शिखर छूकर नीचे आ गया, सरकार एक कंपनी नहीं बेच पाई, और आईटीसी में भी उसकी जो हिस्सेदारी करीब 7.86% की, उसे भी बेचना नहीं चाहती है। हिस्सेदारी सुट्टी के जरिए है, जो यूटीआई की अंडरटेकिंग कंपनी है, और अब इसकी वैल्यू कभी इस समय करीब जो हम आंकड़े देख पा रहे हैं उस हिसाब से करीब 36,457 करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यूएशन सरकार के पास है। पर सरकार अभी आईटीसी में अपनी हिस्सेदारी को बेचने के पक्ष में नहीं दिखाई देती। हालांकि अगर हिस्सेदारी बेची जा सके, छोटी हिस्सेदारी है, एक प्राइवेट कंपनी से सरकार बाहर निकले, तो शायद अतिरिक्त नॉन टैक्स रेवेन्यू सरकार को मिल सकता है। इधर रूस की तरफ से कच्चे तेल का भाव बढ़ाए जाने के बाद भारत में आयात होने वाले कच्चे तेल में रूस के तेल की हिस्सेदारी अब कम हो गई है। अक्टूबर के दौरान देश में रोजाना 15.7 लाख बैरल रूसी तेल इंपोर्ट हुआ है।
इससे पहले सितंबर के दौरान रोजाना इंपोर्ट का आंकड़ा 17.8 लाख बैरल था। रूसी तेल का आयात घटने के साथ सऊदी अरब से तेल के आयात में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में सऊदी अरब से तेल के आयात में करीब 65% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। सितंबर में सऊदी अरब से रोजाना 4.84 लाख बैरल तेल का इंपोर्ट हुआ था, जो कि अक्टूबर में बढ़कर के 7.97 लाख बैरल हो चुका है। सर, ये रूस से जो इंपोर्ट में गिरावट देखने को मिल रही है, क्या बड़ी वजह है? इसमें केवल कीमतें बढ़ाना ही वजह नहीं है। कीमतें तो रूस ने भी बढ़ाई हैं। और भारत को पहले सस्ता कच्चा तेल 1 साल से मिल रहा था, जो कि रूस $60 के नीचे वाली जो सीमा थी, जो पाबंदी उसके ऊपर नेटो कंट्रीज़ ने लगाई थी, उसके बेस पर बेच रहा था। तो उस कीमतें बढ़ने का तो वजह है, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा बड़ी वजह है कि भारत और रूस के बीच प्रॉपरली लेन देन नहीं हो पा रहा है। भारत का भुगतान रुपये में है, जिसको हम बार बार बताते रहे कि रूस रुपये को लेने को तैयार नहीं है, और अब भारतीय आयातकों को पेमेंट करने में दिक्कत आ रही है, और इसलिए भारतीय आयातक भी रूस के तेल से पीछे खिसक रहे हैं। हमने ये भी बताया था कि कुछ आयातकों ने, भारत में कुछ इंपोर्टर्स ने युआन में पेमेंट किया था, जो सरकार ने, जिस पर आपत्ति भी दर्ज कराई थी। सरकारें नहीं चाहती कि युआन में या दिरहम में पेमेंट किया जाए, और इसलिए अब रूस का तेल धीरे धीरे भारत के ऑयल परिदृश्य में अपनी हिस्सेदारी गंवा रहा है, और उसकी जगह पुराना ब्रेंट के जो पुराने सप्लायर थे सऊदी अरब, उसकी हिस्सेदारी बढ़ी है। और इसलिए सऊदी अरब का सितंबर से अक्टूबर के बीच में भारत में आपूर्ति में करीब 64% की बढ़ोतरी दिखाई दी है। इसके अलावा थोड़ी बहुत मामूली बढ़ोतरी तेल में आयात में इराक से भी दिखाई दी है, लेकिन इराक का तेल लगभग उतना ही है जो सितंबर में था, पर अक्टूबर में जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो सऊदी अरब ने लिया है। इधर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि देश की आर्थिक वृद्धि की रफ्तार मजबूत बनी हुई है और दूसरी तिमाही में जीडीपी के आंकड़े सबको चौंका देंगे। उन्होंने कहा कि महंगाई इस समय आरबीआई की पहली प्राथमिकता है। शक्तिकांत दास ने बताया कि आरबीआई के अनुमान के मुताबिक सितंबर तिमाही में वास्तविक जीडीपी ग्रोथ 6.4% रह सकती है। उन्होंने यही बताया कि भू राजनीतिक अनिश्चितताएं इस समय ग्लोबल ग्रोथ के लिए सबसे बड़ा जोखिम है, लेकिन दूसरे देशों की तुलना में भारत इसे संभालने के लिए बेहतर स्थिति में है। रिजर्व बैंक गवर्नर ने यह भी कहा कि देश के निजी बैंकों से नौकरी छोड़ने वालों की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। सर, ये प्राइवेट बैंक से नौकरी क्यों छोड़ रहे हैं लोग? रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कल कहा कि वो इस पर करीब से नज़र रख रहे हैं। भारत के प्राइवेट बैंक से एट्रिशन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। उसकी दो बड़ी वजह हैं। एक तो कई स्टाफ सीमित है और बाज़ार में अपॉर्चुनिटी सीमित है। बैंकिंग उद्योग के साथ जो फिनटेक कंपनियां आई हैं, जिनमें नई अपॉर्चुनिटी बन रही हैं, और उन्हें बैंकों के अच्छे एक्सपर्ट और ट्रेंड स्टाफ की ज़रूरत है, और इसलिए प्राइवेट बैंक से लोग शिफ्ट करके फिनटेक सेक्टर में, बीएफएसआई सेक्टर की बाकी क्षेत्र में जा रहे हैं। और विपुल जी, बीएफएसआई सेक्टर में जो एक वर्कफोर्स है ना, उसका एक लिमिटेड फ्लो है। वो बीमा, इंश्योरेंस, फिनटेक, लोन, क्रेडिट, इन हिस्सों में काम करती है। तो अभी भारत में इस स्पेशलाइज्ड वर्कफोर्स की संख्या छोटी है, और उसके लिए बाजार में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, जिसमें ज़्यादा नुकसान, ज़्यादा झटका प्राइवेट बैंक्स को झेलना पड़ रहा है। सितंबर के दौरान देश में कोर सेक्टर की ग्रोथ 8.1% दर्ज की गई है, जो करीब 4 महीने का निचला स्तर है। इससे पहले अगस्त के दौरान कोर सेक्टर की ग्रोथ 12.1% दर्ज की गई थी। अप्रैल से सितंबर के दौरान औसत ग्रोथ का आंकड़ा 7.8% दर्ज किया गया है। सर, ओवरऑल ग्रोथ कैसी नज़र आ रही है, और आरबीआई गवर्नर ने जो ग्रोथ को लेकर के बातें कही हैं, उसके क्या कुछ मायने हैं? कोर सेक्टर की ग्रोथ में गिरावट आई, उतार चढ़ाव हम लगातार देख रहे हैं। पूरे 1 साल से भारत में कोर सेक्टर की ग्रोथ में कोई महीना अच्छा बीतता है, किसी महीने में तेज गिरावट दिखाई देती है। रिजर्व बैंक गवर्नर की उम्मीद इस बात पर कायम है, सेकंड क्वार्टर में यानी दूसरी तिमाही में इस बात पर कायम है कि भारत में कुछ पेंटअप डिमांड निकली है। खासतौर से हाई फ्रिक्वेंसी डेटा में कारों की बाकी की बिक्री कम हुई है, बढ़ी है, जिसका असर दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जो खरीफ के उत्पादन के आंकड़े आ रहे हैं, जो उसके आंकड़े आएंगे, वो भारत की ग्रोथ में एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ को भी थोड़ा कमज़ोर कर सकते हैं। आपको याद होगा कि पहली तिमाही में एग्रीकल्चर ने काफ़ी सपोर्ट किया था और सर्विसेज सेक्टर ने काफ़ी सपोर्ट किया था। लेकिन कोर सेक्टर का आंकड़ा फिर ये बता रहा है, जो हमारे सामने ताज़ा कोर सेक्टर का आंकड़ा आया है, वो ये बता रहा है कि बाज़ार में उतनी मांग नहीं दिखाई दी प्री फेस्टिवल डिमांड, जिस बात की संभावना थी, और इसलिए कोर सेक्टर की ग्रोथ में हमें गिरावट दिखी है। जी, अब बात शेयर बाजार की कर लेते हैं। शेयर बाजार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, उसी तरह का माहौल अब भारतीय शेयर बाजार में भी देखने को मिल रहा है।
वॉलेटिलिटी लगातार अक्टूबर महीने में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली और अब इस उतार चढ़ाव का असर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें हम देखने को मिल रहा है। रिटेल निवेशक और निवेशकों की संख्या घटती हुई दिखाई दी है। मार्च 2023 के बाद पहली बार हमने देखा कि अक्टूबर महीने में 20% वॉल्यूम कम होते हुए दिखाई दिए। सर, ये किस तरह का माहौल नज़र आ रहा है? आंकड़े तो काफ़ी घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैश मार्केट में काफ़ी तेज वॉल्यूम गिरा विपुल। दोनों में एनएसई और बीएसई में करीब 75,512 करोड़ रुपए के वॉल्यूम में कमी आई। 19% 20% के आसपास की कमी दिखाई दे रही। और अक्टूबर महीने की जो वॉलेटिलिटी थी वो पिछले साल अक्टूबर की तुलना में तब से सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। और आप देख भी रहे हैं, जो स्टॉक मार्केट को करीब से देख रहे हैं कि एक महीने में सूचकांक ने कहां से कहां की यात्रा की। और अब डेली वॉलेटिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। एक तो मंथली वॉलेटिलिटी है, पर रोज़ बाजार में सुबह से शाम के बीच में काफ़ी तेज उतार चढ़ाव हो रहा है। तो बाजार का जो उतार चढ़ाव और जो अस्थिरता है वो छोटे निवेशकों के लिए सबसे ज़्यादा जोखिम भरी होती है, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आता है कि वो किस दिशा में जाएं। और अब जिस तरह से दुनिया भर में गतिविधियां शेपअप हो रही हैं, मिडिल ईस्ट की क्राइसिस, युद्ध का खतरा बढ़ रहा है, रूस और यूक्रेन के युद्ध के नए रास्ते निकल रहे हैं, अमेरिका में ब्याज दरों का दरें ऊंची हैं, बॉन्ड यील्ड्स ज़्यादा हैं। इसकी वजह से शेयर बाजार को अब अपनी स्थिरता और अपनी गति नहीं मिल पा रही है। और ये बाजार बेहद खतरनाक है इस समय, इस वॉलेटिलिटी के कारण, जिसमें कि छोटे निवेशकों को नुकसान हो सकता है। नवंबर के महीने में भी इस बात की संभावना है कि बाजार में उतार चढ़ाव बना रहेगा, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से लगातार बिकवाली कर रहे हैं। तो जब विदेशी निवेशकों की बिकवाली होती है तो बाजार उतना गिरा तो नहीं है, पर बाजार उतना टिका भी नहीं है, उतना स्थिर भी नहीं है, और इसलिए उसका नुकसान छोटे निवेशकों को हो सकता है। तो इस भारी वॉलेटिलिटी में क्या आपको बाजार से पूरी तरह दूर हो जाना चाहिए? क्या रणनीति होनी चाहिए? अगर इसको लेकर के कोई मन में शंका हो आपकी, तो हर रोज़ दोपहर 1 बजे मनी 9 के साथ जुड़ जाइए। हेलो मनी 9 में हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं और वो आपको बताएंगे कि अभी बाजार में क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। इधर इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने बैंक इंश्योरेंस के नियमों की समीक्षा करने का फैसला लिया है। इसके लिए रेगुलेटर ने एक टास्क फोर्स बनाई है। बैंक विभिन्न बीमा कंपनियों के कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में काम करते हैं। इनके जरिए बैंकों की विभिन्न शाखाओं में खाताधारकों को बीमा बेचा जाता है। देश भर में विशाल नेटवर्क होने के बावजूद बैंक इंश्योरेंस का बीमा के न्यू बिजनेस प्रीमियम में बहुत ही कम योगदान रहा है। सर, इडा को अब बैंक इंश्योरेंस के नियम क्यों बनाने पड़ रहे हैं? बैंक इंश्योरेंस पर पिछले 5-6 सालों में हमने भारत में बहुत सारी बातें सुनी। इंडस्ट्री ने इस बैंक इंश्योरेंस के मॉडल को ऐसा माना कि जैसे सक्सेस की गारंटी है, क्योंकि आपके पास एक बीमा कंपनी और आपके पास एक बैंक है, तो फिर ये सबसे अच्छी गोल्डन जोड़ी है। आपके पास ग्राहक भी हैं और फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, पर वैसा हुआ नहीं। बैंकों ने कॉर्पोरेट एजेंट के तौर पर अपनी बीमा कंपनियों के बीमा नहीं बेच पाए। नई प्रीमियम के मार्केट में इनकी हिस्सेदारी, क्योंकि कॉर्पोरेट एजेंट माने जाते हैं बैंकों की, इनकी हिस्सेदारी 6% से भी कम दिखाई दी। यानी बीमा अभी भी बैंकों के जरिए नहीं बिक रहा है। बीमा बेचने वाला जो नेटवर्क है, एजेंटों का नेटवर्क है, वही सबसे ज़्यादा बीमा बेच रहा है। न्यू बिजनेस प्रीमियम में भी इनकी हिस्सेदारी कम है। इसके अलावा दूसरी बड़ी वजह और भी थी, जिसके कारण एडा ने टास्क फोर्स बनाई है और भारत के बैंकों के बीमा बिजनेस को, बैंकों के जरिए बेचे जा रहे बीमा को, जिसे बैंक इंश्योरेंस कहते हैं, उस पर उसकी निगरानी की बात कही है। क्योंकि कई जगह बैंकों ने मिस सेल किया है। लोगों को, जिन्होंने अकाउंट खोले, जिन्होंने खाते खोले, जिन्होंने बैंकों की सेवाएं ली, उन्हें जानबूझकर बीमा बेचा गया, गलत बीमा बेचा गया। भारत में फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग और लिटरेसी की समस्या है, उसका फ़ायदा उठाकर गलत बीमा भी बेचा गया। और इसलिए IRDAI को अब ये लग रहा है कि इस मॉडल पर नए सिरे से काम करने की ज़रूरत है। हालांकि उम्मीद बहुत थी और ऐसा लग रहा था कि भारत में बैंकों का नेटवर्क भारत में बीमा को तेज़ी से फैलाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं है। बैंक भारत में बीमा के पेनिट्रेशन को बढ़ा नहीं सके। चलिए अब रुख करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का। तो आज की सबसे बड़ी खबर, 81 करोड़ से ज़्यादा भारतीयों के आधार डेटा की जानकारी लीक होने पर विपक्षी दल और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट सरकार से सफाई और जांच की मांग कर रहे हैं। ये डेटा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के सर्वर से चोरी हुआ है। आधार के डेटा के अलावा भारतीय नागरिकों के पासपोर्ट नंबर और एड्रेस की पूरी जानकारी भी डिलीट भी हुई है और इस डेटा को डार्क वेब पर बेचा भी जा रहा है। सर, आधार के डेटा की सबसे ज़्यादा चोरी कहाँ हुई है? अब ये आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। हमने कल विस्तार से आपको बताया था 81 करोड़ लोगों का डेटा, यानी भारत की अधिकांश आबादी का आधार का डेटा एक्सपोज हुआ है, लीक हुआ है डार्क वेब पे। फिर वही बात, भारत का जो स्वास्थ्य डेटा सिस्टम है, जो शायद सबसे सेंसिटिव और सबसे ज़्यादा सुरक्षित होना चाहिए, वही सबसे ज़्यादा कमज़ोर पाया गया, उसी में सबसे ज़्यादा सेंध पाई गई। ज़्यादातर डेटा कोविड से जुड़े हुए सूचनाओं का था। इसमें कोविड के सर्टिफिकेट से जुड़ा हुआ, कोविड के वैक्सीनेशन से जुड़ा हुआ, ICMR के और
कोविड डेटा से सिस्टम से इस डेटा की चोरी की गई। वेरीफाई आधार वाला जो फीचर था, इस फीचर में सबसे ज़्यादा हैक किया गया है, क्योंकि जहाँ वेरीफाई आधार के तौर पर आप वेरिफिकेशन करते हैं वहाँ अपने ज़रूरी डेटा को डालते हैं। और ये सूचना सरकार के पास पहुंची आईसीएमआर के ढांचे में। अब इसकी जांच की जा रही है, लेकिन काफ़ी सनसनी इस बात को लेकर है कि इतने बड़ी संख्या में डेटा, भारत के लोगों का डेटा इतना असुरक्षित कैसे था। और बैक टू बैक ये दूसरी घटना है। इससे पहले एक छोटा सैंपल इस तरीके की हैकिंग का पहले से आ चुका है। अभी सरकार की तरफ से इस मामले में स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन जो सैंपल डेटा आया है हैकिंग का, ब्रीच का, उसको जो भारत की एक एजेंसी है जिसको सर्टिन कहा जाता है, जो भारत में कंप्यूटर इमरजेंसीज़ को हैंडल करती है, वो इसकी पड़ताल कर रही है, ऐसा पता चला है। चलिए, लेकिन अगर आपको इसके बारे में और भी डिटेल से जानना हो तो कल हमने इस पर बहुत डिटेल में चर्चा की है, तो आप कल का भी मनी सेंट्रल देख सकते हैं जाकर के। इधर आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल की तरफ से आईफोन यूजर्स को हैकिंग की चेतावनी दिए जाने के बाद केंद्र सरकार ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। चेतावनी के बाद विपक्षी दलों के कई सदस्यों ने सरकार से सवाल किया है। इस बीच कंपनी की तरफ से ये भी बताया गया है कि भारत सहित दुनिया के 150 देशों में ये चेतावनी जारी की गई है। सर, आखिर में आईफोन ने क्या कहा अपने अलर्ट में? आईफोन ने कुछ लोगों को अलर्ट भेजा जो बड़ा सरप्राइजिंग और सनसनीखेज अलर्ट है। भारत में कुछ पत्रकारों को भी, नेताओं को भी, कई लोगों का अलर्ट आया, और जिसमें कहा गया कि आपका एप्पल आईडी, क्योंकि एप्पल का अपना एक यूनिक आईडी होता है जिससे आप एप्पल फ़ोन चलाते हैं, वो आईडी स्टेट स्पॉन्सर्ड या फंडेड टारगेटेड हैकिंग के निशाने में है। स्पष्ट रूप से नहीं है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड, स्टेट टारगेटेड है, लेकिन ये आरोप लगाया गया और इस बात पर शक भी बनता है, क्योंकि जब एप्पल ने अपने हिसाब में कहा तो इसका मतलब कोई ना कोई सरकारी एजेंसी है, जांच एजेंसी ऐसी है पीछे जो लोगों के फ़ोन सुनने की, लोगों के फ़ोन हैक करने की कोशिश कर रही है। इस तरीके का आरोप विपक्षी नेताओं ने लगाया। चूंकि मैसेज एप्पल की तरफ से भेजा गया था, लोगों के फ़ोन्स पर आया, तो सरकार के लिए मजबूरी थी कि इसकी जांच कराई जाए। हालांकि सरकार की तरफ से शुरुआत में कहा गया कि ये आरोप निराधार हैं, लेकिन फिर इसके जांच के आदेश दिए गए। ऐसा पहली बार हुआ है विपुल, जब किसी मोबाइल फ़ोन सर्विस ने, किसी कंपनी ने, किसी हैंडसेट मैन्युफैक्चरर ने सीधे सब्सक्राइबर को ये बताया है कि स्टेट के जरिए, सरकार के जरिए, सरकारी संस्थाओं के जरिए आपके फ़ोन की निगरानी की जा रही है, आपके एप्पल आईडी को कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश की जा रही है। इधर इजराइल हमास युद्ध में अब दुनिया की दूसरी ताकतें भी शामिल होने लगी हैं। यमन के हुती विद्रोहियों ने इजराइल के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। मंगलवार को हुती विद्रोहियों की तरफ से इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए गए। हुती विद्रोहियों के इस युद्ध में शामिल होने से आशंका इस बात की बढ़ गई है कि लड़ाई में अरब की दूसरी ताकतें भी शामिल हो सकती हैं। सर, इस अपडेट के बाद अब कच्चे तेल के बाजार में कैसा माहौल देखने को मिल सकता है? यह पर दूसरा विस्तार है जो हमने करीब से देखा। ईरान तो अभी तक इस मामले में केवल चेतावनियां, धमकी दे रहा था, पर जो यमन का जो असनरुल्लाह मूवमेंट है, जिसको कि हुती कहा जाता है, उसने स्पष्ट रूप से इजराइल के खिलाफ वार का ऐलान कर दिया। और ये एक और महत्वपूर्ण संगठन है, एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है अरब देशों का, जिसके अपने मिलिशिया पहचान रही है, वो इस मामले में हमास और फ़िलिस्तीनियों के साथ आकर खड़ा हो गया है। और इससे ये रिस्क दिख रहा है कि अब ये खतरा आगे कई जगह और पहुंचेगा। कुछ और भी देशों की तरफ से भी अरब क्षेत्र में हल्की फुल्की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई, और इसी बात का डर था कि ये युद्ध अगर बाकी कोई देश भी ज्वाइन करना शुरू करते हैं तो फिर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के बाजार में बड़ी समस्या होगी। कल वर्ल्ड बैंक ने कहा भी था कि अगर समस्या गंभीर हुई तो कच्चे तेल की कीमत $150 के ऊपर तक जा सकती है। हालांकि आज कच्चे तेल का बाजार उतना मूवमेंट नहीं शो कर रहा है। $85 से $86 पर बैरल के आसपास की कच्चे तेल की कीमत दिखाई दे रही है, लेकिन अब सारे लोग ये मान रहे हैं कि ये युद्ध लंबा और गहरा हो सकता है, क्योंकि इजराइल दोनों तरफ, गाज़ा में भी और वेस्ट बैंक में भी, बहुत सघन आर्मी ऑपरेशंस चला रहा है, और इसकी प्रतिक्रिया अरब देशों में होने की संभावना है। इस बीच चीन की सरकारी ऑयल कंपनी सिनोपेक श्रीलंका में ऑयल रिफाइनरी लगाने जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सिनोपेक को श्रीलंका के हम्बनटोटा में ऑयल रिफाइनरी लगाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। श्रीलंका में ऑयल रिफाइनरी के लिए 2 कंपनियों ने आवेदन दिया था, लेकिन सिनोपेक को छोड़ दूसरी कंपनी ने आवेदन वापस ले लिया है। अब ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट
सिनोपेक को ही मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, श्रीलंका में चीन ये रिफाइनरी क्यों बना रहा है? ये बड़ी दिलचस्प और महत्वपूर्ण खबर है। हम्बनटोटा एयरपोर्ट के बारे में आपको पता है कि हम्बनटोटा एयरपोर्ट चीन के कर्ज से बनना शुरू हुआ था और बाद में श्रीलंका की सरकार डिफॉल्ट कर गई और उसने कर्ज नहीं चुकाया और अंततः पूरा हम्बनटोटा एयरपोर्ट चीन की जो प्रमुख शिपिंग पोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी और कंपनी है उसने टेक ओवर कर लिया। श्रीलंका अपने यहाँ ऑयल रिफाइनरीज के लिए जगह बनाकर कंपनियों को आमंत्रित कर रहा था। ये प्रक्रिया लंबे समय से कोशिश में चल रही थी। श्रीलंका ने करीब 3.85 बिलियन डॉलर की एक परियोजना विदेशी निवेश के लिए खोली थी, जिसमें विदेश की कंपनी आकर श्रीलंका में रिफाइनरी लगाए। श्रीलंका में रिफाइनरी लगाए जाने का अपना एक रणनीतिक फ़ायदा है, क्योंकि श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय सी रूट पर, ट्रेड रूट पर है और अरब सागर से इंडियन ओशन होते हुए साउथ ईस्ट एशिया को जाने वाला ट्रैफिक श्रीलंका होकर जाता है। तो श्रीलंका में स्ट्रेटेजिक लोकेशन में एक रिफाइनरी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि इससे तेल का निर्यात किया जा सकता था। जिन 2 कंपनियों ने इसमें बोली लगाई थी उसमें से एक कंपनी विटॉल बाहर निकल गई और अंततः चीन का चूंकि रसूख और दबदबा श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा है, तो साइनोपैक को अपनी रिफाइनरी के लगाने की छूट मिल गई है और ये अब चीन की बड़ी महत्वाकांक्षी रिफाइनिंग परियोजना होगी, जो चीन से बाहर कहीं और वो भी खासतौर से हिंद महासागर के इलाके में भारत के पड़ोस में लगाई जाएगी। और इसमें चूंकि श्रीलंका पर चीन का बड़ा कर्ज है, तो उस कर्ज का दबाव भी है, जिसके जरिए श्रीलंका से साइनोपैक ने, जो चीन की कंपनी है, उसने ये परियोजना हासिल की है। जी सर, एनर्जी मार्केट को लेकर के चीन की प्लानिंग चल क्या रही है? क्या योजनाएं हैं उनकी? ये बड़ा दिलचस्प घटनाक्रम है विपुल। अभी आपको याद होगा कि 3-4 महीने 5 महीने पहले जब शी जिनपिंग सऊदी अरब की यात्रा पर गए थे, उस दौरान अरामको और चीन के बीच में एक समझौता हुआ था और अरामको, जो कि सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है अरब की और दिग्गज कंपनी है, वो एक रिफाइनरी चाइना में लगाने जा रही है। चीन अभी तक एक्सपोर्ट के मार्केट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट के मार्केट से बाहर था। यानी भारत की कंपनियां, भारत बड़ा निर्यातक है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, पर चीन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का निर्यात नहीं करता था। चीन आयातक तो बहुत बड़ा था, इंपोर्ट तो बहुत ज़्यादा होता था कच्चा तेल, पर वो घरेलू खपत के लिए था। अब चीन ने इस साल की अपनी रणनीति में अपने आप को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के मार्केट में भी एक्सपोर्ट में आगे ले जाने की तैयारी की। इसलिए अरामको वाली जो रिफाइनरी है वो भी एक्सपोर्ट के लिए लगाई जा रही है। यानी सऊदी अरामको ही वो रिफाइनरी लगाएगी चीन की कंपनी के साथ, सऊदी का तेल जाएगा और चीन में उसकी रिफाइनिंग होगी और उस रिफाइनिंग के बाद वो एशिया के बाज़ारों के लिए उपलब्ध होगा। और अब ये दूसरा रणनीतिक फैसला है कि श्रीलंका में लगने का मतलब है कि अरब से आने वाला तेल, अरब से तेल का इंपोर्ट किया जाएगा, उसको श्रीलंका में रिफाइन किया जाएगा और उससे जो ईस्ट एशिया का बाज़ार है, ईस्ट एशिया ओशेनिया से लेकर जापान तक का बाज़ार है, उस इलाके में तेल की आपूर्ति की जाएगी। तो चाइना पूर्व का जो बाज़ार है, पूर्व ईस्ट एशिया का जो मार्केट है, जहां पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की भारी मांग है और रिफाइनरीज की क्षमताएं नहीं है, उस बाजार को निगाह में रखकर अब एनर्जी सेक्टर में, एनर्जी एक्सपोर्ट में बड़े निवेश कर रहा है। चलिए कुछ और खबरों का रुख करते हैं फटाफट झटपट में। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की तरफ से ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी का असर वहां की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। सितंबर तिमाही के दौरान यूरोजोन की जीडीपी 0.1% गिरी है। इससे पहले जून तिमाही के दौरान जीडीपी में 0.2% की ग्रोथ दर्ज की गई थी। हालांकि ब्याज दरें बढ़ने की वजह से यूरोजोन में महंगाई में कमी जरूर आई है। अक्टूबर के दौरान महंगाई दर घटकर 2.9% दर्ज की गई है, जो कि जुलाई 2021 के बाद सबसे निचला मासिक स्तर है। देश की दूसरी बड़ी दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल का चालू वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 37.5% घटकर 1341 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। एयरटेल का पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 2145 करोड़ रुपए था। वहीं कंपनी की कुल आय सालाना आधार पर 44.2% बढ़कर के 2960 करोड़ रुपए और राजस्व 7.3% बढ़कर के 37,044 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। और इन नतीजों के चलते आज हमने देखा कि कंपनी के शेयर में दबाव भी देखने को मिला। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने अक्टूबर के दौरान गाड़ियों की बिक्री का नया रिकॉर्ड बनाया है। अक्टूबर के दौरान घरेलू बाजार में कंपनी ने 1.71 लाख से ज़्यादा गाड़ियां बेची हैं और एक्सपोर्ट को मिलाकर कुल सेल 1.99 लाख से ज़्यादा गाड़ियों की रही। घरेलू और कुल बिक्री दोनों का ही नया रिकॉर्ड बना है। मारुति के अलावा अक्टूबर के दौरान टाटा मोटर्स और महिंद्रा की बिक्री में भी उछाल दर्ज किया गया। दोपहिया वाहनों में हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो की बिक्री में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। दिवाली से ठीक पहले दिल्ली विकास प्राधिकरण अब तक की सबसे बड़ी आवासीय योजना लॉन्च करने जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक डीडीए की नई आवासीय योजना में 32,500 फ्लैट्स का आवंटन किया जाएगा। इनमें ईडब्ल्यूएस, लो इनकम ग्रुप, मीडियम इनकम ग्रुप, हाई इनकम ग्रुप और पेंट हाउस सभी तरह की कैटेगरी के फ्लैट शामिल हैं। इन फ्लैट्स का निर्माण द्वारका, नरेला और लोकनायकपुरम में किया जा रहा है।
करीब 24,000 फ्लैट पहले ही बनकर तैयार हो गए हैं। सर, ये कुछ खबरें थी, किसी पर टिप्पणी आपकी? डीडीए की फ्लैट योजना काफ़ी दिलचस्प है और डीडीए की किसी दौर में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी या डीडीए के फ्लैट्स सबसे प्रीमियम फ्लैट माने जाते थे, इनका अपना एक सेकेंडरी मार्केट होता था। पर बाजार को जैसा बदला कि डीडीए को अपने फ्लैट बेचने में मुश्किल हो रही है। इससे पहले जो स्कीम लाई गई वो फ्लैट बिके ही नहीं। अभी उस इन्वेंट्री में से 5,600 फ्लैट्स की इन्वेंट्री में बमुश्किल 2,300 फ्लैट बेचे जा पाए हैं। 30-40% इन्वेंट्री अभी भी फंसी हुई। 40,000 फ्लैट्स की इन्वेंट्री अलग अलग जगह पूरी दिल्ली में डीडीए के पास है, लेकिन उसके साथ समस्या यही है कि जिन इलाकों में, उन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, शहर से दूर है, जिन इलाकों में लोग काम करते हैं वहाँ उनके लिए फ्लैट उपलब्ध नहीं है। अब एक बड़ी बेट और डीडीए करने जा रहा है और इसमें काफ़ी मिक्स बैग ऑफर किया जा रहा है। इसमें छोटे कमाए वर्ग वालों के लोगों के लिए भी फ्लैट हैं, ईडब्ल्यूएस और एमआईजी फ्लैट भी हैं, लेकिन ये नरेला, जसोला, रोहिणी, दूर दराज के इलाकों में दिए जाएंगे। डीडीए को पहली बार ऐसा करना पड़ा कि उसे अपने नियम बदलने पड़े, फ्लैटों की जोड़ी फ्लैट बनाने की, कंबाइनिंग फ्लैट की भी सुविधा देनी पड़ी। ये भी कहा कि बना हुआ फ्लैट आप जाकर देख लीजिए तब खरीदिए, लेकिन उसके बाद भी भारत के राजधानी क्षेत्र का जो सबसे प्रीमियम डेवलपर था उसे ग्राहक नहीं मिल रहे हैं। अंशुमान सर, आज की इस चर्चा में आपने हमारे साथ जुड़े और तमाम खबरों का विश्लेषण किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल मनी सेंट्रल को अब यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए और तमाम महत्वपूर्ण खबरें पढ़ने के लिए मनी 9 की वेबसाइट पर आप ज़रूर जाइए। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये कम्बोज लाल है, जैसा ही रंगो